हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं तैयारी करवा रही हूं और राजस्थान बोर्ड की उन किताबों को पढ़ा रही हूं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 6 की एसएसटी की बुक से मैंने शुरुआत की थी। क्लास 6 की बुक मैंने कंप्लीट करवाई, 7th की बुक कंप्लीट करवाई, 8th की बुक कंप्लीट करवाई, 9th 10th की बुक कंप्लीट करवाने के बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद 11th और 12th की बुक बची थी तो वो भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। ये लास्ट वीडियो है। क्लास 12th की बुक का ये लास्ट चैप्टर है। सभी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, प्रत्येक बुक के सभी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। और ये जो किताबें मैंने पढ़ाई हैं ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। जितने भी ये जो राजस्थान बोर्ड की किताबों की वीडियो हैं, जो मैंने किताबें पढ़ाई हैं, उनकी सभी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो आप लोगों को सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर के पेपर वाली प्लेलिस्ट में। आप लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करवाई है तो उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और ये प्लेलिस्ट मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो, आसानी से आपको वीडियो मिल सके। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां अध्याय है भारत की विदेश नीति। 5वां और आखिरी अध्याय है क्लास 12th की बुक का। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कल मैंने लेसन पढ़ाया था उसके बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर मैं बता देती हूँ, फिर आज का चैप्टर मैं शुरू करती हूँ। क्योंकि प्रत्येक लेसन पढ़ाने के बाद जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन्हें मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, लेकिन आप लोग कोई भी कमेंट में इनके उत्तर नहीं बताते हैं। आप लोग बताया कीजिए ताकि आप लोगों के इतने प्रश्न तो तैयार हो सकें जो इनमें दिए जाते हैं। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। भारत में भूमि सुधारों में कौन सा सुधार संस्थागत सुधार की श्रेणी में शामिल नहीं है? पहला है बिचौलियों की समाप्ति, काश्तकारों को जोत की सुरक्षा प्रदान करना, भूमि पर हदबंदी और चौथा है हरित क्रांति। तो पूछा गया है कि कौन सा सुधार संस्थागत सुधार की श्रेणी में शामिल नहीं है, तो वह है हरित क्रांति। अगला प्रश्न है विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूमिदान किस राज्य में प्राप्त हुआ? तो विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के दौरान पहला भूमिदान प्राप्त हुआ था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में। अब आप लोग कहेंगे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो अलग अलग राज्य हैं। तब अलग नहीं थे, तब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना विभाजित नहीं हुआ था, तब तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही शामिल था। ये भी याद रखिएगा, इसमें आपका भी विकल्प सही है। अगला है निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना गया? पहला है NREP, दूसरा है RLEGP, तीसरा है IRDP और चौथा है DPAP। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प IRDP, यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चौथा है 1 अप्रैल 1999 को 6 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना प्रारंभ की गई, वह योजना कौन सी है? तो 1 अप्रैल 1999 को 6 योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना प्रारंभ की गई थी जिसका नाम था SGSY, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ? तो मनरेगा का शुभारंभ हुआ 2006 में। चलिए अब आज के लेसन को शुरू करते हैं। पांचवा अध्याय है भारत की विदेश नीति के बारे में बताया गया है। लिखा है भारत एक विस्तृत भूप्रदेश और विशाल जनसंख्या वाला देश है, अतः स्वाभाविक है कि इसकी विदेश नीति विश्व परिदृश्य में अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित सरकार में पंडित नेहरू ही विदेश नीति के प्रधान निर्माता थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फांसीवाद के विरोधी तथा असंलग्नता, पंचशील
निशस्त्रीकरण और एफ्रो एशियाई एकता के प्रबल समर्थक थे। स्वतंत्रता से पहले सितंबर 1946 में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा भी था कि वे वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा और गुटों की खींचतान से दूर रहते हुए संसार के समस्त पराधीन देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जाति भेदभाव की नीति का दृढ़तापूर्वक उन्मूलन कराने का प्रयास करेगा। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। साथ ही विश्व में शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। यदि यह कहा जाए कि आधुनिक भारत की विदेश नीति पंडित नेहरू की विदेश नीति है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी आधुनिक भारत की जो विदेश नीति है उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति मानना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कहा गया है, क्योंकि जो विदेश नीति है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही विदेश नीति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश नीति के निर्माणक तत्व। विदेश नीति के निर्माणक तत्व क्या क्या हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। लिखा है प्रायः सभी देशों की विदेश नीति स्थायी और गतिशील कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो याद रखिएगा, सभी देश जो है इनकी जो विदेश नीति है वह स्थायी और गतिशील कारकों द्वारा निर्धारित होती है। स्थायी कारकों में भू राजनीतिक स्थिति, सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय आवश्यकताएं, आर्थिक तत्व, अनुभव व परंपराएं तथा गतिशील कारकों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, घटनाएं, देश की आंतरिक स्थिति, नेतृत्व आदि विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि दो कारक बताए गए हैं, स्थायी और गतिशील। जो स्थायी कारक हैं उनमें भू राजनीतिक स्थिति, सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय आवश्यकताएं, आर्थिक तत्व, अनुभव और परंपराएं शामिल हैं। और गतिशील कारकों में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, घटनाएं, देश की आंतरिक स्थिति, नेतृत्व, ये सभी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। यही स्थायी एवं गतिशील कारक भारत की विदेश नीति के भी निर्माणक तत्व हैं। अब सबसे पहले लिखा है देश का भूगोल। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का यह कथन महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट थे। इनका एक कथन यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। तो इन्होंने कहा है कि किसी देश की जो विदेश नीति है उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। भारत के संबंध में यह बात पूर्णतया सत्य है, क्योंकि प्रकृति ने भारत को एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप और हिंद चीन प्रायद्वीप के मध्य केंद्रीय स्थिति प्रदान की है। इसकी सीमाएं सभी दक्षिण एशियाई देशों तथा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एवं मालदीव से जुड़ी या फिर नजदीक हैं। यह स्थिति सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भूगोल के प्रभावों का अध्ययन भू राजनीति कहलाता है। एक देश की अवस्थिति एवं भौतिक स्थलाकृति उस राज्य की विदेश नीति पर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यानी देश की जो अवस्थिति है और उसकी भौतिक स्थलाकृति क्या है, ये उस राज्य की विदेश नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ये आप लोग याद रखिएगा। प्राकृतिक सीमाओं की उपस्थिति एक देश को सुरक्षा का भाव प्रदान करती है, जिससे शांतिपूर्ण समय में वह घरेलू विकास पर ध्यान दे सकता है। अधिकतर देशों के लिए द्विपक्षीयता संभव नहीं है, क्योंकि उनकी सीमा से कई देश लगे होते हैं और उनके पास अंतर्राष्ट्रीय मामलों में असंलग्न रहने का विकल्प नहीं होता। तो अधिकतर देशों के लिए बताया गया है कि द्विपक्षीयता संभव नहीं होती, क्योंकि जो देश होते हैं वो पास पास होते हैं, उनकी सीमाएं एक दूसरे से लगी होती हैं और उनके पास अंतर्राष्ट्रीय मामलों में असंलग्न यानी दूर रहने का कोई विकल्प नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ऐतिहासिक अनुभव, परंपराएं एवं संस्कृति। जो विदेश नीति के महत्वपूर्ण कारक है उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। आधारभूत रूप से किसी देश की विदेश नीति उसके तत्कालीन ऐतिहासिक अनुभवों, परंपराओं और संस्कृति से निर्धारित होती है। भारतीय परंपराओं में राजनीतिक शक्ति का एक आदर्शात्मक स्वरूप उजागर होता है।
जिसमें शांति, सहयोग, वसुधैव कुटुंबकम रूपी अंतरराष्ट्रीयवाद का आदर्श रूप दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति साम्राज्यवाद के घोर विरोधी जियो और जीने दो जैसे विचारों की पोषक रही है। तो जो भारतीय संस्कृति है वह साम्राज्यवाद के घोर विरोधी जियो और जीने दो जैसे विचारों की पोषक है। जो साम्राज्यवाद का घोर विरोधी विचार है, ये भी याद रखिएगा। जियो और जीने दो। और भारत में आप सभी लोग जानते हैं शांति, सहयोग और वसुधैव कुटुंबकम रूपी अंतरराष्ट्रीयवाद का आदर्श रूप दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हित के बारे में लिखा हुआ है, प्रत्येक देश की विदेश नीति राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय हित में इन सभी बातों का योग होता है जो किसी राष्ट्र की संस्कृति, सुरक्षा, भौतिक कल्याण की अधिकतम गारंटी पर बल देता है। यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सदा चलायमान रही है, उसमें कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होते। यह सभी राष्ट्रीय हित को देखते हुए बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी देश का कोई शत्रु हमेशा के लिए उसका शत्रु हो जाए। देश की स्थिति पर निर्भर करता है। और राष्ट्रहित को देखते हुए ये संबंध बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा। प्रत्येक देश की विदेश नीति का लक्ष्य देश की सुरक्षा और विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शीत युद्ध के चलते नित्य बदलते राजनीतिक समीकरण और गुटबंदियों के कारण भारतीय विदेश नीति अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के लिए समय अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पुनः निर्धारण की प्रक्रिया अपनाती रही है। तो प्रत्येक देश का सबसे पहला लक्ष्य क्या होता है? देश की सुरक्षा और विकास। तो ये तो आपको याद रखना ही है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शीत युद्ध चलते रहते हैं और जो राजनीतिक समीकरण हैं ये बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति की जो स्थितियां हैं वो स्थिर रहें, वो बदलते रहते हैं। और गुटबंदी के कारण भारत जो है विदेश नीति अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए समय अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पुनः निर्धारण की प्रक्रिया अपनाती रही है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास तत्व लिखा है अगला कारक। आधुनिक समय में राष्ट्रीय आर्थिक विकास तत्व राष्ट्रों के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। हर राष्ट्र की आंतरिक नीति अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए उसके माध्यम से समृद्ध राष्ट्र बनना रहती है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में संपन्न और पूंजीवादी राष्ट्र इस तरह के सहयोग के बहाने देश की आंतरिक एवं विदेश नीति को प्रभावित करने हेतु सहायता के मुख्य द्वार खोलने को तैयार रहते हैं। बढ़ते हैं। लिखा है विश्व शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा। भारत ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श वाक्य को आधार बनाकर अपनी विदेश नीति को विश्व शांति और सद्भाव के मार्ग पर गतिमान रखा है। तो भारत का आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, ये याद रखिएगा। आगे लिखा है इसीलिए भारत अपनी नीति में आचरण के 5 नैतिक सिद्धांत पंचशील को प्रमुख आधार बनाते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अपनाने के लिए विश्व राष्ट्रों का सम्मान करता आ रहा है। यानी भारत ने हमेशा शांति का पक्ष किया है कि जो कार्य शांतिपूर्वक हो सकता है उसे हिंसा से न किया जाए। तो जो पंचशील सिद्धांत है इनके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया ही है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला लेसन है जिसमें उनके विचार बताए गए हैं उसमें पंचशील के बारे में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तकनीकी प्रभाव। तकनीकी ज्ञान के निरंतर विकास ने हमारी सोच और गतिविधियों को प्रभावित किया है। प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाना चाहता है। अर्धविकसित और विकासशील राष्ट्र विश्व के विकसित देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। ऑटोमेटिक, इलेक्ट्रिक, पावर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, उपग्रह प्रणाली पर एकाधिकार रखने वाले देश इन जानकारियों के स्थानांतरण व प्रयोग की अनुमति के लिए शर्तें रखकर अन्य विकसित और विकासशील देशों की विदेश नीति को प्रभावित करते रहे हैं। तो जो देश
विकसित देश हैं जिन्हें ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक पावर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपग्रह प्रणाली, इन पर जिनका एकाधिकार है। इन जानकारियों के स्थानांतरण और प्रयोग की अनुमति के लिए ये जो देश हैं, ये शर्तें रखते हैं और अन्य विकसित और विकासशील देशों की जो विदेश नीति है उसको प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सैन्य ताकत। जिस देश के पास भारी एवं सुसज्जित सैन्य बल होता है उसे विश्व स्तर पर अन्य देशों से अधिक सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार सैन्य क्षमता विदेश नीति निर्माण का एक कारक है। सशक्त सैन्य बल वाला देश इस दृष्टिकोण से अक्षम देशों की अपेक्षा विश्वासपूर्ण एवं कठोर निर्णय ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सरकार का स्वरूप। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत, दबाव समूहों एवं जनसंचार की नीति निर्माण प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका होती है। लोकतांत्रिक राज्यों में निर्वाचन भी विदेश नीति निर्माण में अपना प्रभाव रखती है, जैसे कि नेता सामान्यतः ऐसे निर्णय लेंगे जिससे लोग उनसे दूर नहीं हों। एक निरंकुश व्यवस्था में अधिकतर निर्णय शासक की निजी सोच के अनुसार होते हैं। देश की आंतरिक बाध्यताएं, इनके बारे में भी जान लीजिए। न केवल अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं अपितु घरेलू घटनाक्रम भी विदेश नीति के स्रोत के तौर पर कार्य करता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब शासकों ने घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठोर एवं सशक्त विदेश नीति संबंधी निर्णय लिए। उदाहरणार्थ देश में निर्वाचन परिणामों को प्रभावित करने या फिर देश की नाजुक आर्थिक हालत से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया गया है। तो कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि शासकों ने क्या किया है, घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठोर और सशक्त विदेश नीति संबंधी निर्णय लिए हैं, जैसे देश में निर्वाचन परिणामों को प्रभावित करना या देश की आर्थिक हालत से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा करना। तो कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनके बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति एक तत्व के प्रभाव के स्थान पर अनेक तत्वों के प्रभाव और योगदान से निर्मित होती है। यानी भारत की जो विदेश नीति है वह एक तत्व पर आधारित नहीं है, बल्कि अनेक तत्वों के प्रभाव और योगदान से बनी है। भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। विदेश नीति का उद्देश्य अपने पड़ोसियों तथा शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वायत्तता को सुरक्षित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत यहाँ पर बताए गए हैं। लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना, विभिन्न देशों के बीच शांति, मित्रता, सदिच्छा एवं सहयोग को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक विकास एवं राजनीतिक स्थिरता जैसे राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना, निशस्त्रीकरण का समर्थन करना, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं निरंकुश शक्तियों का प्रतिरोध करना, विश्व के देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करना, मानवाधिकारों का सम्मान एवं नस्लीय भेदभाव एवं असमानताओं का विरोध करना और पंचशील एवं गुट निरपेक्ष सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना। तो ये भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत हैं। ये याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में यदि आपको 3 सही दे दिए जाएं, एक गलत हो और आपसे पूछ लिए जाएं कि भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है, तो यदि आपको सभी पता होंगे तभी तो आप गलत को पहचान पाएंगे। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 6 से 12th तक मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी और मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूं। मैंने 12th की बुक तक कंप्लीट करवा दिया है। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट मेरी रहती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? गुट निरपेक्षता की नीति। लिखा है भारत जिस वक्त आजाद हुआ उस समय शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था। उस समय दुनिया के देश 2 गुटों में बंट रहे थे। एक गुट का अगुवा संयुक्त राज्य अमेरिका था तो दूसरे का सोवियत संघ।
तो ये तब की स्थिति बताई जा रही है जब भारत आजाद हुआ था। दोनों गुटों के बीच विश्व स्तर पर राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। पंडित नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य थे कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। पंडित नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। नेहरू के प्रयासों से ही सन 1955 में बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ, जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। तो याद रखिएगा, जो बांडुंग सम्मेलन है इसी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आगे लिखा है नाम, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसी को शॉर्ट में नाम कहा गया है, की स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो एवं मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के द्वारा की गई थी। तो इनके नाम याद रखिएगा। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी स्थापना भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे जोसेफ ब्रोज टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर द्वारा की गई। तो इन सभी के नाम आप याद रखिएगा। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहरू ने गुट निरपेक्षता को स्पष्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यह विश्व के अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति गुटों के साथ न जुड़ने की नीति है। गुट निरपेक्षता अथवा असंलग्नता की नीति तटस्थता से भिन्न है। असंलग्नता की नीति परस्पर विभिन्न विरोधी विचारधाराओं से अपने आप को अलग रखने तथा शक्ति मूलक राजनीति से पृथक रहने एवं सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय सहयोग की नीति है, चाहे वे राष्ट्र गुटबंद हों या गुट निरपेक्ष। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों में गुट निरपेक्षता को स्पष्ट किया। उन्होंने क्या बताया कि यह विश्व के अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति गुटों के साथ ना जुड़ने की नीति है। ये ध्यान रखिएगा, ना जुड़ने की नीति है, यानी असंलग्नता की नीति है जो तटस्थता से भिन्न है। और असंलग्नता की नीति परस्पर विभिन्न विरोधी विचारधाराओं से अपने आप को अलग रखना और शक्ति मूलक राजनीति से पृथक रहने और सभी राज्य जो है उनके साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय सहयोग की नीति है, चाहे वे राष्ट्र गुटबंद हों या गुट निरपेक्ष हों। यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि शांत होकर बैठ जाए या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास ले लें, बल्कि इसका मतलब क्या बताया उन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। यानी न्यायपूर्ण ढंग से न्याय की बात की जा सकती है, जो सत्य है उसका साथ दिया जा सकता है। आगे लिखा है अन्य देशों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का सिद्धांत और स्वयं की संप्रभुता को बनाए रखने की अवधारणा गुट निरपेक्षता में निहित है। इससे अलग तटस्थता की नीति राजनीतिक कम और विधिक अधिक है, जिसमें एक देश किसी भी विवाद की स्थिति से स्वयं को अलग कर लेता है। यानी यदि किसी देश में विवाद है तो जो देश है वह अपने आप को अलग कर लेता है स्वयं को, तो इसीलिए इसे असंलग्नता की नीति कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निम्न क्षेत्रों में नजर आती है। ये क्षेत्र बताए गए हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करना, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करना, उत्तर दक्षिण संवाद के लिए दबाव डालना, यानी विकसित और विकासशील देश के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करना, नव औपनिवेशिक शोषण का विरोध करना, आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है शांति की विदेश नीति।
लिखा है महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारियों की धरती भारत की विदेश नीति सदैव ही विश्व शांति की समर्थक रही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करना, सैनिक गुटबंदियों से अपने आप को पृथक रखना तथा निशस्त्रीकरण का समर्थन करना आदि नीतियों का भारत ने सदैव पालन किया है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी भारत की शांति प्रियता का द्योतक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन कब किया गया? 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच एक समझौते में। पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने की। ये सिद्धांत निम्न है। तो पंचशील जो सिद्धांत हैं उनके बारे में लिखा है, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, समानता एवं पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये पंचशील के सिद्धांत याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। भारत की विदेश नीति अवसरवादिता की नीति न होकर सदैव साधनों की पवित्रता में विश्वास करने वाली रही है। भारत ने विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध का कार्य करते हुए सभी राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने की नीति का पालन किया है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं प्रजाति विभेद के विरोध की नीति। भारत ने साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करते हुए उपनिवेशवाद का, चाहे वह कहीं भी और किसी भी रूप में हो, उग्र विरोध किया है। दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया जैसे देशों में जहां प्रजाति विभेद अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था, भारत ने इसका जोरदार विरोध किया। तो ये याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका और रोडेशिया की बात हो रही है। यहाँ पर प्रजाति विभेद था और ये अपनी चरम सीमा पर था, तो भारत ने इसका जोरदार विरोध किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशस्त्रीकरण के प्रबल समर्थन की नीति। भारत निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। सन 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, पीटीबीटी जिसे कहते हैं शॉर्ट में, जिसे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि भी कहते हैं, हुई, जिस पर भारत ने अविलंब हस्ताक्षर किए। सन 1968 की परमाणु अप्रसार संधि जो 5 मार्च 1970 से लागू हुई, पर भारत ने इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि यह भेदभावपूर्ण संधि थी। महाशक्तियां इस प्रकार की संधि द्वारा विश्व में परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थीं, तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ये याद रखिएगा। सन 1966 में हस्ताक्षरित व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं करती, अतः भारत ने इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। तो भारत ने निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। भारत ने इसके विभिन्न अंगों एवं विशिष्ट अभिकरणों में सक्रिय भूमिका अदा की है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की नीति का पालन करना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के पालन के प्रति आस्था रखना भारत की नीति रही है। संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर भारत ने कई देशों में शांति स्थापना हेतु अपनी सेनाएं भेजी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारतीय विदेश नीति की विकास यात्रा। तो भारतीय विदेश नीति की विकास यात्रा के बारे में बताया जा रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार कहा जा सकता है। वे अंतर्राष्ट्रीयता और अखिल एशियावाद के समर्थक तथा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फांसीवाद और रंगभेद की नीति के विरोधी थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा वे अंतर्राष्ट्रीयता और अखिल एशियावाद के समर्थक थे
लेकिन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, फांसीवाद और रंग भेद की नीति के विरोधी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में सन 1954 में दादरा और नागर हवेली पुर्तगाली आधिपत्य से मुक्त हुआ। सन 1954 से सन 1961 तक यह स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली की वरिष्ठ पंचायत द्वारा प्रशासित रहा और अंततः सन 1961 में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो ये सन याद रखिएगा, 1961 को दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। गोवा के प्रश्न पर भारत ने शक्ति का प्रयोग किया और पुर्तगाली अत्याचारों से गोवा को मुक्ति दिलाकर सन 1961 में स्थायी रूप से भारत में शामिल कर लिया गया। सन 1961 में ही दमन और दीव को पुर्तगाली नियंत्रण से मुक्त करवाकर भारतीय संघ में मिलाया गया। गोवा, दमन एवं दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। सन 1987 में गोवा को दमन एवं दीव से अलग कर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये याद रखिएगा, सन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दिसंबर 2019 में संसद ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव को मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश बना दिया। तो पहले ये अलग अलग थे, लेकिन 2019 में इन्हें मिलाकर एक केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये आप याद रखिएगा। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, लाल बहादुर शास्त्री ने नेहरू की ही नीति का अनुसरण किया। उनके काल में पड़ोसी देशों विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से संबंध घनिष्ठ बनाने की पहल की गई। सन 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया गया। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर एक ओर जहां सैनिकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, वहीं किसानों को आयात पर निर्भरता कम करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का संदेश दिया। तो शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसे आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इंदिरा गांधी के कार्यकालों में भारत की विदेश नीति की कुछ नवीन विशेषताएं लचीलापन, यथार्थ एवं आदर्श का समन्वय, राष्ट्रीय हितों पर बल, आर्थिक सहयोग का महत्व तथा विशेषज्ञों की विशेष भूमिका आदि उभर कर सामने आई। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात हो रही है। भारत सोवियत संघ, मैत्री संधि, शिमला समझौता तथा परमाणु विस्फोट भारतीय विदेश नीति की महत्वपूर्ण सफलताएं थीं। इंदिरा गांधी ने अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे देशों की यात्रा की। आगे लिखा है, वियतनाम मामले पर उन्होंने अमेरिका की आलोचना की और कहा कि अमेरिका को अपनी साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगाकर वियतनाम से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। तो वियतनाम मामले पर इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अमेरिका को अपनी सेना हटा लेनी चाहिए वियतनाम से और साम्राज्यवादी नीति पर अंकुश लगाना चाहिए। यहाँ आप ये एक फोटो देख सकते हैं जिसमें इंदिरा गांधी हैं और रूसी नेता ब्रेजनेव हैं, ये वाला फोटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती गांधी पर अमेरिकन और अन्य पश्चिमी देशों की ओर से परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने का बहुत दबाव था, लेकिन उन्होंने दबाव को न मानते हुए सन 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट कर विश्व को चकित कर दिया था। सन 1977-79 तक की जनता सरकार आंतरिक विरोध, वैचारिक अंतर्विरोध तथा व्यवस्था में सुसंगत लक्षणों के अभाव के बावजूद भारत की विदेश नीति के कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर पाने में सफल रही। जनता सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने विशुद्ध गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने, भारत सोवियत संघ मैत्री संधि को कायम रखने, पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने, अरब देशों को परंपरागत समर्थन जारी रखने तथा रंग भेद, जाति भेद, उपनिवेशवाद तथा नव उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करने की बातें कही। तो ये किसने कही? जनता सरकार की बात हो रही है और जनता सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो उन्हीं के बारे में लिखा है। भारत ने इजराइल के साथ राजनीतिक एवं रक्षा संबंधी संपर्क स्थापित करने में पहल की।
विदेश मंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत पाक संबंधों में विद्यमान तनावों में कमी लाने में सफलता हासिल की। चीन के साथ संबंधों में सुधार लाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। आगे बढ़ते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में श्रीमती गांधी ने सन 1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों एवं सन 1983 में नई दिल्ली में 7वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन कर अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। तो इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल की बात हो रही है। तो उन्होंने 1982 में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों का आयोजन किया था और 1983 में नई दिल्ली में 7वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का। तो ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1984 से 1989 तक राजीव गांधी के काल में विदेश नीति के 4 प्रमुख तत्वों निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद उन्मूलन, विकास तथा शांति की कूटनीति पर सर्वाधिक जोर दिया गया। तो ये बात हो रही है राजीव गांधी के कार्यकाल की। तो इन्होंने विदेश नीति के 4 मुख्य तत्वों पर सर्वाधिक जोर दिया है, जिसमें निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद उन्मूलन, विकास तथा शांति की कूटनीति शामिल है। 1988 ईस्वी में राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में आणविक हथियार मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की, जिसकी सारे विश्व में प्रशंसा हुई। क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से सार्क का निर्माण किया गया। जिसमें राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसके निर्माण में? सार्क के निर्माण में। याद रखिएगा। दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों की विश्व राजनीति में क्षेत्रीय सहयोग की पहली शुरुआत थी। दक्षेस का गठन, दक्षेस यानी सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात दक्षेस जिसे कहा गया है शॉर्ट में, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसे इंग्लिश में शॉर्ट में सार्क कहा गया है, की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका यानी बांग्लादेश में हुई। यहाँ पर इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। तो ये भी याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में। इसमें शुरुआत में 7 सदस्य देश थे। कौन कौन से थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। सन 2007 में अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। दक्षेस का सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि सार्क में शुरुआत में कितने देश थे? 7। इन 7 देशों के नाम याद रखने हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। फिर 2007 में 8वें सदस्य देश के रूप में अफगानिस्तान शामिल हुआ। इसका सचिवालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकारों द्वारा विदेश नीति के क्षेत्र में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया गया। सन 1991 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव के समय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं कूटनीतिक समीकरणों में आमूल-चूल परिवर्तन आ चुका था। शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन तथा खाड़ी युद्ध में अमेरिका की विजय ने विश्व व्यवस्था के स्वरूप को एक ध्रुवीयता की ओर मोड़ दिया था। तत्कालीन विश्व परिदृश्य में गुट निरपेक्ष आंदोलन नेतृत्वहीनता की स्थिति में पहुंच चुका था। साथ ही भारत में भी एक गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति विद्यमान थी। ऐसे समय में सरकार ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को मजबूती से रखने, सार्क के अधीन साप्टा समझौते को संपन्न कराने, G15 यानी ग्रुप 15 के शिखर सम्मेलन के आयोजन द्वारा उत्तर दक्षिण वार्ता पर जोर देने तथा भारत के आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण कार्यक्रम में विदेशी सहयोग व पूंजी निवेश सुनिश्चित करने जैसे कार्यों द्वारा विदेश नीति को नए परिवेश के अनुकूल ढालने का प्रयास किया। इसी काल में विदेश नीति को मूल्यों एवं नैतिकता की बजाय आर्थिक पहलुओं पर अधिक केंद्रित किया गया। तो इस काल में विदेश नीति को मूल्यों और नैतिकता की बजाय किस पर केंद्रित किया गया? आर्थिक पहलुओं पर। आगे लिखा है,
पूर्व की ओर देखो नीति भारत सरकार द्वारा 90 के दशक के प्रारंभ में अपनाई गई, जिसके तहत भारत की विदेश नीति में भारत के पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। तो पूर्व की ओर देखो नीति भारत सरकार द्वारा 90 के दशक में अपनाई गई थी, ये याद रखिएगा। और इसमें भारत के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी पड़ोसी देश थे, उनके साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। और इस नीति का मुख्य केंद्र बिंदु आर्थिक संबंध था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की एच.डी. देवगौड़ा सरकार के विदेश मंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल ने सन 1996 में गुजराल सिद्धांत की घोषणा की, जो पड़ोसी देशों खास तौर से दक्षिण एशियाई देशों के साथ मधुर संबंध को बनाए रखने पर जोर देता है। तो गुजराल सिद्धांत जो है ये पड़ोसी देशों और खासकर पड़ोसी देशों में दक्षिण एशियाई देशों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने पर जोर देता है, तो ये याद रखिएगा। गुजराल ने पड़ोसी देशों को विश्वास में लेने की विदेश नीति पर कार्य किया, ताकि इन देशों के भारत को लेकर शक शुबह को दूर किया जा सके और देश को इनका सहयोग प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत इन्होंने पड़ोसी देशों को एक तरफा वित्तीय मदद, व्यापार में छूट एवं गैर रणनीतिक मुद्दों पर सहायता देने की नीति अपनाई। अल्पकालिक कार्यकाल वाली इंद्र कुमार गुजराल सरकार विदेश नीति की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकी। हालांकि गुजराल सरकार के समय पड़ोसी देशों के साथ नए सिरे से संबंधों को सुधारने या स्थापित करने की पहल की गई थी। मुख्य बिंदु आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन तो बड़ा है, धैर्य बनाए रखिएगा, पढ़ना तो आपको है ही। आगे लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने सत्तारूढ़ होने के कुछ समय बाद ही मई 1998 में परमाणु परीक्षण संपन्न किए। तो ये याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार थी जनतांत्रिक गठबंधन सरकार। तो इन्होंने सत्तारूढ़ होने के कुछ समय बाद ही 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे, ये याद रखिएगा। आगे लिखा है, लेकिन परमाणु आयुध के संदर्भ में पहले उपयोग नहीं की नीति की घोषणा कर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एवं निशस्त्रीकरण के सिद्धांतों में फिर आस्था दर्शाई। पाकिस्तान और चीन के साथ संबंध सुधारने के भी वाजपेयी सरकार द्वारा प्रयास किए गए। वाजपेयी के द्वारा विदेशों में बसे भारतीयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने हेतु प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का आरंभ वर्ष 2003 में किया गया। तो ये आप याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का आरंभ कब किया गया? 2003 में। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ ये चित्र देख सकते हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी और बिल क्लिंटन इनके साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। अब 2004 की बात हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। सन 2014 तक के इनके कार्यकाल में न केवल भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, वरन भारत अमेरिका परमाणु समझौता भी संपन्न हुआ। तो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में भारत अमेरिका परमाणु समझौता संपन्न हुआ था, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीवी नरसिम्हा राव ने जहां पूर्व की ओर देखो नीति का नवोन्मेष किया, वहीं सन 2014 में म्यांमार में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र में अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण इसे पूर्व में सक्रिय होने की नीति में बदलने का श्रम किया। भारत चाहता है कि इसके जरिए वह पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने बेहतर संबंधों को स्थापित करे। अब आगे लिखा हुआ है भारत विदेश संबंध। विदेश नीति जो है उसके बारे में आपने पढ़ लिया है। अब भारत के विदेशों के साथ संबंध कैसे हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है भारत पाकिस्तान संबंध। सन 1947 में भारत पाकिस्तान के रूप में दो मुल्कों के जन्म के साथ ही इनके आपसी संबंधों में घृणा
अविश्वास और वैमनस्य नजर आया। देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे करवाए, जिससे हजारों की संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी जमीन और संपत्ति छोड़कर भाग कर भारत आ गए। हैदराबाद, जूनागढ़ जैसी रियासतों का एकीकरण संबंधी विवाद हो, ऋण की अदायगी के उत्तरदायित्व का प्रश्न हो, शरणार्थियों की समस्या हो, नहरी पानी विवाद हो, पाकिस्तान द्वारा जिहाद नीति का अनुसरण या सैनिक गुटबंदियों में शामिल होने का प्रश्न हो, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने का मामला हो, सरग्रीक विवाद हो या सियाचिन विवाद हो, इन सभी ने भारत पाक रिश्तों में कड़वाहट लाने का काम किया। आप लोगों को पता तो है ही कि पाकिस्तान ने भारत के साथ कभी भी पड़ोसी देश जैसा व्यवहार नहीं किया, शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया है। ये आप लोगों को जानकारी है ही, इसी के बारे में बताया जा रहा है। सरग्रीक गुजरात में कच्छ की खाड़ी और पाकिस्तान में सिंध की सीमा पर स्थित एक ज्वारीय नदी चैनल है। भारत पाक सीमा के बीच स्थित यह स्थल किस देश की सीमा में आता है अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है। तो बात हो रही है सरग्रीक की गुजरात में कच्छ की खाड़ी और पाकिस्तान में सिंध की सीमा पर स्थित एक ज्वारी नदी चैनल की। तो अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया है कि यह जो स्थल है यह किस देश की सीमा में आता है। सागर तल से लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में भारत पाक चीन सीमा पर स्थित सियाचिन हिमनद उचित सीमा निर्धारित नहीं किए जा सकने के कारण भारत पाक के बीच अभी भी विवाद का मुद्दा बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, कश्मीर रियासत भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे उलझी हुई समस्या रही है। यहाँ की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग मुस्लिम धर्मी था, परंतु शासक एक हिंदू महाराजा हरि सिंह थे। याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। अक्टूबर 1947 में जब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों एवं अनेक पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, कश्मीर के शासक ने भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी और साथ ही कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने की प्रार्थना भी की। भारतीय सेनाएं कश्मीर भेजी गईं और अंततः कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया। इस समय कश्मीर का एक भाग पाकिस्तान के हाथ में रह गया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर POK जिसे कहते हैं कहा जाता है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। सन 2019 में अनुच्छेद 370 के अधीन यह दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, पहले कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन सन 2019 में यह विशेष राज्य का जो दर्जा था इसे समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ रियासत के मुस्लिम नवाब ने रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी, जबकि वहां की अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। रियासत की जनता ने नवाब को पाकिस्तान भागने के लिए बाध्य कर दिया। सन 1947 में भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जूनागढ़ भारत में सम्मिलित कर लिया गया। हैदराबाद रियासत का निजाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किए जाने का स्वप्न संजोए था। पाकिस्तान के सहयोग और निजाम के आशीर्वाद से वहां लूटमार और मारकाट जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप भारत को सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी। सन 1948 को ऑपरेशन पोलो कूट नाम से कार्रवाई कर हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित किया गया। तो ये रियासतें कैसे सम्मिलित की गई इनके बारे में बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राजनीतिक विभाजन के कारण यहाँ की 5 नदियों सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब के पानी के बंटवारे से संबंधित विवाद उठ खड़ा हुआ। अंततः सन 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जल के प्रश्न पर एक समझौता सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। कब हुए? 1960 में। सन याद रखिएगा। सन 1965 में गुजरात स्थित कच्छ के रण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। यह संघर्ष पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रारंभ हुआ। पाकिस्तान ने कच्छ के रण के साथ साथ कश्मीर में भी घुसपैठ आरंभ कर दी थी। पाकिस्तानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार कर भारतीय भूभाग पर आक्रमण कर लिया। भारत ने सफल जवाबी कार्यवाही की। अंततः सितंबर 1965 में दोनों के बीच युद्ध बंद हुआ। सोवियत संघ के प्रमुख अलेक्सेई कोजिगिन
के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हुए, जो एक शांति समझौता है। तो सन याद रखिएगा, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1966 में। यहाँ आप देख सकते हैं ताशकंद समझौते का एक चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, और ये एक शांति समझौता था, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1971 के भारत पाक युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का स्वतंत्र देश के रूप में उदय होने के बाद भारत ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। इस समझौते द्वारा दोनों देश अपने सभी आपसी विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा बिना किसी बाहरी शक्ति अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के आपस में सुलझाने को सहमत हुए। तो शिमला समझौता के बारे में याद रखिएगा, 1972 में शिमला समझौता हुआ था, और किस कारण हुआ था कि जो दोनों देश हैं, जो आपसी विवाद हैं, वह द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा बिना किसी बाहरी शक्ति अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता के आपस में सुलझाने के लिए सहमत हुए थे। तो ये शिमला समझौता है, इसके बारे में याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। भारत ने सन 1984 में कश्मीर घाटी में सोपोर शहर के पास झेलम नदी पर वुल्लर झील के मुहाने पर बैराज बनाने का प्रस्ताव रखा। यहीं पर भारत द्वारा तुलबुल नौ परिवहन परियोजना को प्रारंभ किया गया। पाकिस्तान ने इसे सन 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानते हुए शुरू से ही इस परियोजना का विरोध किया। आगे बढ़ते हैं। भारत जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बगलिहार पनबिजली परियोजना का निर्माण कर रहा है। इस परियोजना की परिकल्पना सन 1992 में की गई थी। सन 1996 में इसके अनुमोदन के बाद सन 1999 में इस पर निर्माण कार्य शुरू किया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने इस परियोजना के डिजाइन मापदंडों में सिंधु जल संधि 1960 का उल्लंघन किया है, अतः वह चाहता रहा है कि भारत परियोजना का निर्माण कार्य रोक दे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली लाहौर बस, जिसका आधिकारिक नाम सदा ए सरहद है, एक यात्री बस सेवा है जिसके फरवरी 1999 में उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की यात्रा की, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तो ये याद रखिएगा, 1999 में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करना, कश्मीर समस्या के समाधान के लिए शिमला समझौते के तहत नियमित द्विपक्षीय वार्ता करना एवं एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का पालन करना जैसी बातों पर सहमति प्रकट की गई। आगे लिखा है, मई 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठिए भेजकर पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। यानी जो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे LOC कहा जाता है, तो उसका पाकिस्तान ने उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना एवं उनके द्वारा समर्थित घुसपैठियों से कारगिल क्षेत्र खाली करवाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक विजय हासिल की। आगे लिखा है, जुलाई 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निमंत्रण पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत पाक शिखर वार्ता के लिए भारत पहुंचे। 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत पाक शिखर वार्ता के लिए भारत आए थे, ये आप याद रखिएगा। सन 2001 की आगरा शिखर वार्ता के दौरान संयुक्त घोषणा पत्र में कश्मीर को मुख्य मुद्दे के रूप में शामिल करने के सवाल पर दोनों पक्षों में गतिरोध उभर कर सामने आया, जिसके चलते वार्ता टूट गई। इसी कारण आगरा संधि पर कभी हस्ताक्षर ही नहीं हुए। तो आगरा शिखर वार्ता के दौरान संयुक्त घोषणा पत्र में कश्मीर को मुख्य मुद्दे के रूप में शामिल किया गया और सवाल पर दोनों पक्षों में गतिरोध उभर कर सामने आया, जिससे जो वार्ता थी ये बीच में ही टूट गई और इसी कारण आगरा संधि पर कभी भी हस्ताक्षर ही नहीं हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद भवन परिसर में
परिसर में आतंकी हमले से भारत एवं पाकिस्तान के संबंधों में गंभीर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमले में पाकिस्तान समर्थित लश्कर ए तैयबा एवं जैश ए मोहम्मद का हाथ होने के प्रमाण मिलने के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अख्तियार किया। भारत के सीमा सुरक्षा बल ने 2003 में जैश ए मोहम्मद के कमांडर इन चीफ गाजी बाबा की हत्या कर दी। तो ये 13 दिसंबर को जो भारतीय संसद भवन परिसर में आतंकी हमला हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है। और भारत के सीमा सुरक्षा बल ने 2003 में जैश ए मोहम्मद के कमांडर इन चीफ गाजी बाबा की हत्या कर दी थी। तो ये भी याद रखिएगा। आगे लिखा है, शांतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत पाक द्वारा सन 2005 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के मध्य कारवा ए अमन यात्री बस सेवा प्रारंभ की गई। मुजफ्फराबाद पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो बस सेवा है ये 2005 में शुरू की गई थी, ये भी याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? कारवा ए अमन। ये यात्री बस सेवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली अटारी से वाघा लाहौर के बीच शुरू समझौता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के बाद भारत पाक के बीच दूसरी रेलगाड़ी सन 2006 में कराची गोखरापार से मुनाबाव के बीच थार एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। ये कदम भारत पाक के बीच घटते तनाव के प्रतीक थे। भारत में आतंकी हमलों ने भारत पाक के बीच तनाव को फिर से चरम पर पहुंचा दिया है। 2 जनवरी 2016 को पंजाब में पठानकोट वायु सैनिक अड्डे पर आतंकी हमला, 18 सितंबर 2016 को उरी जम्मू कश्मीर के सैनिक कैंप पर आतंकी हमला, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला करके पाकिस्तान ने भारत के जनमानस को ललकारा है। 28 सितंबर 2016 की रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए नियंत्रण रेखा के पार भारतीय फौज ने साहसिक सर्जिकल स्ट्राइक की। 26 जनवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर पाक को भारत ने करारा जवाब दिया। और अभी इसी वर्ष एक घटना जो हुई है पहलगाम में, उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी होगी। तो उसके लिए भी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ये तो भारत और पाक के संबंध कैसे थे, भारत और पाकिस्तान के संबंध क्यों इनमें तनाव रहा है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई है। अब भारत और चीन के संबंधों के बारे में लिखा हुआ है। भारत सन 1947 में स्वतंत्र हुआ और उधर सन 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। भारत ने न केवल साम्यवादी क्रांति का स्वागत किया वरन गैर साम्यवादी देशों में भारत ही पहला देश था जिसने चीन को राजनयिक मान्यता प्रदान की। तो ये याद रखिएगा। सन 1954 में भारत चीन के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत भारत ने तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशी अधिकारों को चीन को सौंप दिया। इसी समझौते की प्रस्तावना में पंचशील के सिद्धांतों की रचना की गई थी। स्वतंत्र भारत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत लोकप्रिय रहा, परंतु शीघ्र ही यह स्थिति बदलने लगी। यहाँ भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है, वहीं माओ नीति शक्ति को बंदूक की नली से प्राप्त करती है। आगे लिखा है, तिब्बत भारत का पड़ोसी राज्य है और 50 के दशक में तिब्बत में बड़े पैमाने पर चीनी शासन के विरुद्ध दलाई लामा समर्थित विद्रोह हो गया, जो सन 1959 तक चलता रहा। चीन सरकार ने कठोरता के साथ इस विद्रोह को कुचल डाला। 1959 में दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण ली और इसके पश्चात एक बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भारत आए। चीनी सरकार ने इसे शत्रुतापूर्ण कार्य बताया और कहा कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीनी विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है। ये किसने कहा? चीन की सरकार ने। दलाई लामा को भारत में शरण देना जैसे तिब्बत के प्रति भारतीय नीति से चीन नाराज था। वह अपनी विस्तारवादी नीति का प्रदर्शन करना चाहता था। इसी सोच के मद्देनजर साम्यवादी चीन ने अक्टूबर 1962 को भारत में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया। चीनी सेनाओं ने उत्तर पूर्वी सीमांत तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक साथ बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। टिड्डी दल की भांति वे भारतीय चौकियों पर टूट पड़े। 21 नवंबर 1962 को एकाएक चीन ने अपनी ओर से एक पक्षी युद्ध विराम की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त हो गया।
तो पूछ लिया जाता है कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था, याद रखिएगा। इस युद्ध में चीन को न केवल विजय मिली वरन इसके बाद चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत ही प्रगाढ़ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोकलाम एक पठार और घाटी वाला क्षेत्र है जो उत्तर में चीन की चुम्बी घाटी, पूर्व में भूटान की हा घाटी और पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य के बीच स्थित है। तो बात हो रही है डोकलाम की। ये एक पठार और घाटी वाला क्षेत्र है। ये उत्तर में चीन की चुम्बी घाटी और पूर्व में भूटान की हा घाटी और पश्चिम में भारत के सिक्किम राज्य के बीच स्थित है। तीनों देशों के लिए रणनीतिक महत्व वाले इस स्थल को भूटान ने अपने मानचित्र में दिखा रखा है, जबकि चीन इस पर अपना दावा करता है। चीन वहां ऐसी सड़कें बना रहा है जिस पर टैंक भी चल सकें। यदि इस पठार पर चीन का कब्जा हो गया तो उसके लिए भारतीय सीमा में घुस पाना आसान होगा। डोकलाम को लेकर जून 2017 में भारत चीन के बीच सीमा पर तनातनी शुरू हो गई थी। चीन को यह पसंद नहीं है कि भारत उसका प्रतिद्वंदी बने। भारत चीन के साथ कई विवाद जारी हैं। दोनों के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा को चीन नहीं मानता। भारत और चीन के बीच जो रेखा है इसका भी नाम याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा, लेकिन चीन इसे नहीं मानता है। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर भी चीन अपना दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। चीन द्वारा पूर्वी जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन पर कब्जा किया हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की ओर से रेल लिंक लाइन बिछाई जा रही है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन के झेनजियांग को जोड़ने वाला चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो अब तभी तो जो चीन है ये पाकिस्तान से दोस्ती रखता है, अपना लाभ देखता है, यही तो लिखा हुआ है। यह भारत की संप्रभुता के लिए चिंता का विषय है। चीन ने भारत की परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता का विरोध किया है। आतंकवादी मसूद अजहर के मामले में भारत के प्रस्ताव का विरोध करते हुए सुरक्षा परिषद ने कई बार वीटो का प्रयोग किया है। चीन लंबे समय से न केवल पाकिस्तान का हर क्षेत्र में विशेष तौर पर हथियारों की आपूर्ति में सहयोग कर रहा है, वरन भारत के कई अन्य पड़ोसी देशों में बंदरगाह बना रहा है, जिससे भारत की घेराबंदी माना जा सकता है। हिंद महासागर में चीन द्वारा भारत को घेरने की नीति मोतियों की माला के नाम से जानी जाती है। तो ये याद रखिएगा, हिंद महासागर में भारत को चीन द्वारा घेरने की जो नीति है ये मोतियों की माला के नाम से जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते। अब लिखा है भारत बांग्लादेश संबंध के बारे में। भारत बांग्लादेश के बीच कैसे संबंध रहे हैं उनके बारे में लिखा है। सन 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ ही भारत बांग्लादेश एक असीम भाईचारे में बंध गए। सन 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीब उर्रहमान के बीच एक 25 वर्षीय मैत्री संधि हुई, जिसे मित्रता, सहयोग और शांति की भारत बांग्ला संधि के नाम से जाना जाता है। तो इस पर 25 वर्ष के लिए हस्ताक्षर हुए थे, ये भी याद रखिएगा, जिसके द्वारा दोनों देशों ने एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे की संप्रभुता एवं अखंडता का सम्मान करने, विश्व शांति और सुरक्षा को दृढ़ बनाने का संकल्प लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी और शेख मुजीब और रहमान। आगे बढ़ते हैं। नवमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में सन 1970 में उभरा एक छोटा निर्जन द्वीप है। बांग्लादेश इसे दक्षिण तलपट्टी कहता है और भारत इसे पूर्वासा की संज्ञा देता है। तेल और प्राकृतिक गैस के अस्तित्व पर अटकलों के चलते यह द्वीप भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव का बिंदु बना। मुहरी नदी भारत एवं बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है, जिसका उद्गम त्रिपुरा में होता है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर यह वहां फेनी नदी में मिल जाती है। सन 1974 में बांग्लादेश के साथ हुए समझौते के अनुसार मुहरी नदी के पानी की मध्य रेखा ही त्रिपुरा नोआखली क्षेत्र में भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ 44 से 45 एकड़ जमीन के बारे में भारत बांग्लादेश के बीच विवाद है, जो मोहरी नदी सीमा विवाद के नाम से जाना जाता है।
आगे लिखा है भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान के बीच गंगा के पानी के बंटवारे के संदर्भ में सन 1977 में एक 5 वर्षीय समझौता हुआ। यह समझौता गंगा के पानी के बंटवारे की समस्या का स्थायी समाधान नहीं था, अतः बिना नवीनीकरण के यह समझौता सन 1982 में समाप्त हो गया। तो 1977 में इस पर 5 वर्ष के लिए हस्ताक्षर हुए थे और 1982 में इसे समाप्त कर दिया गया और यह समझौता गंगा के पानी के बंटवारे से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। चकमा शरणार्थियों की समस्या से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में अक्सर तनाव पैदा किया है। ज्यादातर चकमा बौद्ध धर्मावलंबी हैं। मूलतः पूर्वी पाकिस्तान के निवासी चकमा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेषकर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं असम में शरणार्थियों के रूप में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। सन 1960 के दशक में चकमाओं ने पूर्वी पाकिस्तान के चिटगांव पहाड़ी इलाके से पलायन किया। चकमाओं के एक समूह ने शांति वाहिनी नामक बांग्लादेशी शक्तियों के साथ सशस्त्र संघर्ष का सहारा लिया। इस संघर्ष ने भारत में इन शरणार्थियों की संख्या बढ़ा दी। यद्यपि सन 1997 में बांग्लादेशी सरकार के साथ चकमा शरणार्थियों की वापसी को लेकर समझौता हुआ था, बांग्लादेशी सरकार ने त्रिपुरा में रह रहे चकमा शरणार्थियों की वापसी एवं उनके पुनर्वास का वायदा किया, परंतु भय के कारण चकमा शरणार्थी बांग्लादेश जाना नहीं चाहते। वो डरते हैं वहां जाने से, इसीलिए ये भारत में शरण लिए हुए हैं। इस प्रकार विस्थापित चकमाओं की समस्या आज भी बनी हुई है। तो ये शरणार्थी भारत में ही रह रहे हैं, बांग्लादेश जाने से ये डरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसीलिए ये समस्या आज भी बनी हुई है। आगे लिखा है पूर्वी हिमालय से निकलने वाली तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। सन 1983 में भारत और बांग्लादेश में तीस्ता जल समझौता हुआ। तो सन याद रखिएगा। इसके अनुसार दोनों देश सूखे के मौसम के दौरान तीस्ता नदी के पानी के तटस्थ आधार पर बंटवारे पर सहमत हो गए, परंतु यह एक अस्थायी समझौता था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के बीच सन 1996 में फरक्का में गंगा जल बंटवारे से संबंधित 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो ये 1996 में फरक्का में गंगा जल बंटवारे से संबंधित संधि है और इस पर हस्ताक्षर हुए 30 वर्ष के लिए। इस संधि के तहत प्रावधान था कि अगर गंगा में पानी का प्रवाह 70,000 क्यूसेक तक या उससे कम हो तो दोनों देशों को 50-50% पानी मिलेगा। 70,000 क्यूसेक से ऊपर से लेकर 75,000 क्यूसेक तक पानी का प्रवाह हो तो 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश को और शेष पानी भारत को, तथा 75,000 क्यूसेक से अधिक ऊपर पानी का प्रवाह हो तो 40,000 क्यूसेक पानी भारत को और शेष बांग्लादेश को मिलेगा। यानी इसके तहत कुछ नियम बनाए गए कि पानी का बंटवारा कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक भारतीय भूभाग है। नाम याद रखिएगा, 3 बीघा गलियारा। सन 2011 में बांग्लादेश को पट्टे पर दिया गया ताकि बांग्लादेश के दाहिग्राम अंगारपोटा परिक्षेत्रों को सीधे भूमार्ग से बांग्लादेश से जोड़ा जा सके। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की सीमा पर स्थित 3 बीघा गलियारे पर भारतीय संप्रभुता रहेगी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर के आतंकियों को बांग्लादेश में पनाह देना, भारत बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार बाड़ बनाने की योजना, गंगा ब्रह्मपुत्र लिंक नहर बनाने के प्रश्न पर सहमति न होना जैसे मुद्दे ऐसे हैं जिनके चलते भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आज भी मौजूद है। यानी कुछ मामले तो ऐसे बने ही रहते हैं देशों के बीच जिनके कारण देशों में विवाद होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत और श्रीलंका संबंध के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है भारत और श्रीलंका एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं और इन दोनों को पाक जलडमरू मध्य पृथक करता है। पूछ लिया जाता है अक्सर कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो जलडमरू मध्य है उसका नाम क्या है, तो पाक जलडमरू मध्य।
भारत और श्रीलंका के मध्य शुरुआती विवाद भारतीय प्रवासियों के लेकर उत्पन्न हुआ। श्रीलंका चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था, अतः वहां के अधिकांश भारतीय प्रवासी ब्रिटेन द्वारा चाय और रबड़ की खेती पर काम करने हेतु बसाए गए थे। तो श्रीलंका जो था ये ब्रिटेन का उपनिवेश था और यहाँ पर अधिकांश जो प्रवासी थे, भारतीय प्रवासी, ये ब्रिटेन द्वारा चाय और रबड़ की खेती पर काम करने के लिए बसाए गए थे। सन 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र होने के बाद इन्हें वहां मताधिकार एवं अन्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यानी जो भारतीय प्रवासी थे, इन्हें मताधिकार और जो अन्य अधिकार थे उनसे वंचित कर दिया गया। भारतीय प्रवासी भारतीयों के प्रति श्रीलंका सरकार का यह व्यवहार आपत्तिजनक और अन्यायपूर्ण था। इस समस्या के समाधान के लिए 1954 में श्रीलंकाई प्रधानमंत्री जॉन कोटलावाला और पंडित नेहरू के बीच एक समझौता हुआ, जिसे नेहरू कोटलावाला समझौता कहते हैं। तो ये कब हुआ? 1954 में। श्रीलंका में भारतीय प्रवासियों की नागरिकता के मुद्दे पर सन 1964 में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंकाई प्रधानमंत्री सिरिमावो भंडार नाइके के बीच एक समझौता हुआ, जिसे भंडार नाइके शास्त्री समझौता कहते हैं। तो ये हुआ 1964 में। तो ये याद रखिएगा। भारत श्रीलंका के बीच कच्छ द्वीप टापू विवाद का मुद्दा रहा है। यह टापू भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच एक छोटा सा निर्जन द्वीप है, जिस पर दोनों देश अपना अधिकार जताते थे, क्योंकि इस द्वीप के आसपास तेल के काफी बड़े भंडार होने की आशंका की जाती थी। सन 1974 में दोनों देशों के बीच एक समझौते के तहत इस पर भारत ने श्रीलंका की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। तो सन 1974 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ने इस द्वीप पर श्रीलंका की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 1980 के दशक से भारत श्रीलंका संबंधों को प्रभावित करने वाला मुख्य मुद्दा श्रीलंका का तमिल अल्पसंख्यक समुदाय है। तमिल श्रीलंका के उत्तर में जाफना जिले में रहते हैं। श्रीलंकाई तमिलों के आंदोलन का मूल कारण वहां के बहुसंख्यक सिंहलियों द्वारा उनके प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति रहा है। भारत श्रीलंका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन जयवर्धने की सरकार ने तमिलों के विरुद्ध घोर भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई, निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या की तथा सन 1987 में श्रीलंकाई सेना ने जाफना पर चौतरफा हमले किए। तब दक्षिण भारतीय तमिल समुदाय उत्तेजित हो गया। भारत ने तमिल नरसंहार की भर्त्सना की। भारत ने सन 1987 में मानवीय आधार पर जाफना की पीड़ित जनता के लिए राहत सामग्री भेजनी चाहिए, तो श्रीलंका ने भारतीय नौकाओं को सीमा में घुसने नहीं दिया। अतः भारत ने खाद्य सामग्री और दवाएं जाफना प्रायद्वीप पर विमान से गिराने का निर्णय लिया। श्रीलंका ने भारत की हवाई राहत की तीखी आलोचना की। आगे बढ़ते हैं। 29 जुलाई 1987 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के बीच भारत श्रीलंका शांति समझौता हुआ, जिसे राजीव जयवर्धने समझौता भी कहते हैं। इसके तहत भारतीय शांति सेना श्रीलंका भेजी गई। IPKF द्वारा वहां ऑपरेशन पवन चलाया गया, जिसका उद्देश्य तमिलों के गढ़ जाफना को घेरकर तमिल चीतों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना था। तमिलों का प्रमुख संगठन लिट्टे था। रणसिंघे प्रेमदासा के श्रीलंकाई राष्ट्रपति बनने के बाद जनवरी 1989 से भारतीय सेना की श्रीलंका से वापसी शुरू हो गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन मुद्दों के बारे में बताया जा रहा है जिसके कारण भारत और जो अन्य देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनके बीच कैसा संबंध रहा है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विवादित हैं, उनके बारे में भी बताया जा रहा है। सीखा है श्रीलंका में बढ़ते चीनी प्रभाव तथा वहां के बंदरगाहों के निर्माण आदि के लिए चीनी विशेषज्ञों की उपस्थिति आज भी भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीन जो है वो भारत को घेरने का प्रयास करता है कि चारों तरफ से भारत को घेरता रहे। आगे लिखा है, क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। श्रीलंका ने अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों की लीज पर चीन को दिया है। अब श्रीलंका को चीन ने प्रभावित कर लिया और हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों की लीज पर ले लिया। कोलंबो बंदरगाह के कार्यभार को कम करने के लिए चीन ने तकरीबन $1 अरब की लागत से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास किया। गौरतलब बात यह है कि यह निवेश श्रीलंका को कर्ज के रूप में दिया गया था, परंतु इस बंदरगाह से श्रीलंका को कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाया। यानी कि चीन ने
$1 अरब की लागत से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास किया। और ये जो निवेश किया है चीन ने, ये श्रीलंका को कर्ज के रूप में दिया है। लेकिन इस बंदरगाह के विकास से श्रीलंका को कोई विशेष लाभ नहीं मिला है, ये भी याद रखिए। माना जा रहा है कि यह बंदरगाह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अहम भूमिका निभा सकता है। हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका के साथ मधुर संबंध बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में आपने पढ़ लिया है, कैसे संबंध रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच। अब लिखा है भारत नेपाल संबंध। लिखा है नेपाल हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा देश है जो भारत और चीन के मध्य एक मध्यवर्ती राज्य का कार्य करता है। मध्यवर्ती राज्य एक ऐसे देश को कहा जाता है जो शक्तिशाली दो प्रतिद्वंदी देशों के बीच स्थित होता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने सामरिक महत्व के कारण एवं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल की अवहेलना नहीं की। अतएव प्रारंभ से ही भारत सरकार ने नेपाल की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की नीति अपनाई है। सन 1947 में नेपाल के आग्रह पर भारत सरकार ने एक भारतीय राजनीतिज्ञ श्री प्रकाश को नेपाल का संविधान तैयार कराने में सहायता हेतु नेपाल भेजा। तो ये भी याद रखिएगा, भारत ने एक राजनीतिज्ञ थे श्री प्रकाश, इनको नेपाल का संविधान तैयार करने में सहायता करने के लिए नेपाल भेजा था। तिब्बत में चीन की गतिविधियां बढ़ने से नेपाल की सुरक्षा में भारत की चिंता बढ़ गई। इसी के मद्देनजर जुलाई 1950 में शांति और मित्रता की भारत नेपाल संधि हुई। नेपाल इस संधि को अपनी संप्रभुता का हनन मानता है और यदा कदा इसका विरोध भी करता है। वस्तुतः भारत नेपाल संबंधों में तनाव का मूल कारण संधि में भारत को दिए गए कुछ अधिकार है। तो 1950 में शांति और मित्रता पर भारत और नेपाल की संधि हुई थी, लेकिन नेपाल क्या समझता है कि ये जो संधि है, इस संधि को अपनी संप्रभुता का हनन मानता है और इसका विरोध भी करता रहा है, क्योंकि इस संधि में भारत को कुछ अधिकार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का इरादा नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का न होकर नेपाल की घटनाओं का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के मद्देनजर चिंता करना एवं सतर्क रहना स्वाभाविक था। आरंभ में नेपाल का झुकाव भारत की ओर था, लेकिन 70 के दशक में भारत की शक्ति से चिंतित होकर उसने अपनी नीति में बदलाव किया। सन 1976 में जब नेपाल के प्रधानमंत्री तुलसीगिरी भारत आए तो उन्होंने भारत और चीन के संदर्भ में समदूरी सिद्धांत पर बल दिया, लेकिन भारत इस बात पर बल देता रहा कि नेपाल के भारत से विशिष्ट संबंध हैं, अतः सिद्धांत अनुचित है। भारत द्वारा नेपाल के प्रति हमेशा द्विस्तंभीय नीति अपनाई गई, जो नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र के अस्तित्व के साथ पूर्ण प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर बल देती है। नेपाल में सन 2008 में राजशाही समाप्त हो गई और ये प्रश्न अपने यहाँ पूछ लिया जाता है कि नेपाल में राजशाही कब समाप्त हुई थी। तो 2008 में, और देश को धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में नेपाल की यात्रा की और नेपाल की मदद एवं विकास के लिए HIT फॉर्मूला दिया, जिसका अर्थ है H अर्थात हाईवेज यानी राजमार्ग, I अर्थात इंफॉर्मेशन वेज यानी सूचना मार्ग और T अर्थात ट्रांसवेज यानी संचार मार्ग। मोदी की यह यात्रा 4C अर्थात सहयोग यानी कोऑपरेशन, संपर्क यानी कनेक्टिविटी, संस्कृति यानी कल्चर और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित थी। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने और विश्व में संभावित बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक शक्ति के रूप में नेपाल के महत्व के मद्देनजर भारत को नेपाल के साथ अपने रिश्तों में और प्रगाढ़ता लानी चाहिए। अब आगे लिखा है भारत भूटान संबंध के बारे में। चलिए पढ़ लेते हैं, यानी भारत के भूटान के साथ संबंध कैसे रहे हैं। लिखा है पूर्वी हिमालय में स्थित भूटान हमारा पड़ोसी देश है। अगस्त 1949 में भारत भूटान संधि हुई। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं ये आपको याद रखनी है, इनकी सन याद रखना है, जिससे दोनों देशों ने चिरस्थायी शांति और मित्रता को सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
इस संधि के अनुसार भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का वचन दिया। यानी भारत ने वचन दिया कि भूटान के जो आंतरिक मामले हैं उनमें भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। संधि के अनुच्छेद 2 में कहा गया कि भूटान सरकार विदेशी मामलों में भारत सरकार की सलाह को मार्गदर्शक के नाते मानने के लिए सहमत है। यानी कि जो विदेशी मामले हैं उनमें भारत सरकार की जो सलाह होगी वह भूटान मार्गदर्शक के नाते मानने के लिए सहमत होगा। भारत चीन युद्ध के बाद भूटान ने प्रतिरक्षा का भार भी भारत को सौंप दिया। भारत और भूटान के बीच कुछ मनमुटाव सन 1949 की भारत भूटान मैत्री संधि की धारा 2 की व्याख्या को लेकर है, जिसमें कहा गया है कि विदेशी मामलों में भूटान को भारत की सलाह मशवरा से ही चलना पड़ेगा। तो इसी कारण कुछ मनमुटाव रहा है 1949 में। यहाँ आप एक चित्र देख सकते हैं, मनमोहन सिंह और जिग्मे सिंघे वांगचुक इस चित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भूटान की कृषि, सिंचाई, सड़क परियोजना में भारत ने निरंतर सहयोग दिया है। भूटान की चुक्खा जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजना, कुरछू जल विद्युत परियोजना, पुनात सांगछू जल विद्युत परियोजना, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना आदि प्रमुख परियोजनाओं में भारत का सहयोग रहा है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापार तथा विकास भागीदार बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत अमेरिका संबंध, यानी भारत के अमेरिका के साथ कैसे संबंध हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। स्वाधीनता से पूर्व भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई विशेष संपर्क नहीं था, क्योंकि ये देश बहुत दूर स्थित है। कौन सा देश? अमेरिका। और फिर भारत में अंग्रेजी शासन जानबूझकर भारत को दूसरे देशों से संपर्क में नहीं आने देना चाहता था। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, जहां शिकागो में उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में भाषण दिया। तो ये याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद अमेरिका कब गए थे? 1893 में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत और अमेरिका एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। कुछ प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों ने अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त की, जैसे B.R. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं। नेहरू युग में भारत अमेरिका संबंधों की नींव पड़ी। स्वतंत्र भारत की गुट निरपेक्षता की नीति प्रारंभिक काल में अमेरिकी शासकों की समझ से परे रही। भारत दोनों महाशक्तियों से मैत्री चाहता था, यानी कि मित्रता चाहता था भारत, और दोनों से आर्थिक सहायता चाहता था। अमेरिका ने शीत युद्ध की राजनीति में साम्यवाद के परिरोधन हेतु नाटो, सीटो जैसी सैनिक संधियों का निर्माण किया, जबकि इसके विपरीत भारत हर प्रकार के युद्ध का विरोधी रहा है, चाहे वह गर्मी युद्ध हो या फिर शीत युद्ध। तो भारत ने युद्ध का हमेशा विरोध किया है, चाहे कैसा भी युद्ध हो, चाहे शीत युद्ध हो, चाहे गर्मी युद्ध हो। आगे बढ़ते हैं। सन 1947 में भारत ने कश्मीर विवाद समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया, तो अमेरिका ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया। यानी 1947 की बात हो रही है, जब भारत ने कश्मीर विवाद समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे प्रस्तुत किया, तो अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष किया, भारत का समर्थन नहीं किया। सन 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, तो भारत ने अमेरिका की परवाह किए बगैर सन 1949 में ही साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान कर दी। सन 1950 के कोरिया युद्ध के दौरान भारत ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया। तो ये 1950 की बात हो रही है। कोरिया युद्ध के दौरान भारत ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित किया था और सुरक्षा परिषद में अमेरिकन प्रस्ताव का समर्थन किया। अमेरिका द्वारा सन 1954 में पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता कर उसे बहुत अधिक मात्रा में सैन्य सामग्री देना शुरू किया गया। तब भारत अमेरिका संबंधों में अत्यधिक कटुता भी उत्पन्न हुई। तो ये जितने भी देश थे जो भारत से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे, ये पाकिस्तान के साथ मित्रता करते थे। आपने देख लिया होगा जितने भी संबंधों देश के संबंधों के बारे में बताया है, जैसे भारत श्रीलंका संबंध, भारत चीन संबंध,
भारत नेपाल संबंध, तो इन सब में आप देखेंगे जो देश भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता रहा है उसने मित्रता निभाई है पाकिस्तान के साथ। तो ऐसा भी यहाँ पर हुआ है। अमेरिका द्वारा सन 1954 में पाकिस्तान के साथ एक सैनिक समझौता किया गया और इस समझौते के तहत बहुत अधिक मात्रा में सैन्य सामग्री पाकिस्तान को देना शुरू की गई। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सन 1960 में जॉन एफ कैनेडी के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने पर भारत अमेरिकी संबंधों में मधुरता आई। यानी 1960 में जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी सी मधुरता दिखाई दी। अक्टूबर 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब भारत के अनुरोध पर कैनेडी ने बिना किसी शर्त के पर्याप्त मात्रा में भारत को युद्ध सामग्री भेजी। भारत एवं अमेरिका के बीच हुए एक समझौते के तहत भारत ने अमेरिका को तारापुर में आणविक शक्ति का केंद्र स्थापित करने के लिए सहायता दी। 60 के दशक में भारत में खाद्यान्न का विकट संकट स्थिति उपस्थिति होने पर PL 480 के अंतर्गत अमेरिका ने बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति की। तो 60 के दशक में जब भारत में खाद्यान्न का संकट आया तब अमेरिका ने सहायता की थी और बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की आपूर्ति की। सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अमेरिकन शस्त्रास्त्रों के प्रयोग के कारण भारत अमेरिकी संबंधों में उग्रता पैदा हो गई। इस युद्ध के दौरान अमेरिकी रुख भारत विरोधी रहा। तो पहले तो मित्रता दिखाई दी, लेकिन 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ तो अमेरिकन शस्त्रास्त्रों के प्रयोग के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में फिर से कटुता हो गई, क्योंकि अमेरिका का जो रुख था वह भारत के विरोध में था। इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। अमेरिकी अनुरोध पर सन 1967 में भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका की यात्रा की। तो अमेरिका के अनुरोध करने पर 1967 में भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका की यात्रा की थी। तो ये आप याद रखिएगा, सन 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। अमेरिका की दबाव नीति के कारण कोई अनुकूल परिणाम नहीं निकला। पश्चिमी एशिया संघर्ष में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अरब राष्ट्रों के पक्ष का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इजराइल को प्रबल समर्थन दिया। सन 1969-70 में वियतनाम के प्रश्न को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। भारत उत्तर वियतनाम पर अमेरिकी बम वर्षा का विरोधी रहा है। आगे बढ़ते हैं। सन 1971 में बांग्लादेश संकट एवं भारत पाक युद्ध होने के बाद अमेरिका ने युद्ध प्रारंभ करने का संपूर्ण दोष भारत पर लगाते हुए भारत की आर्थिक सहायता बंद करने की धमकी दी। यानी युद्ध का दोष जो है वह अमेरिका ने भारत पर लगाया और भारत को धमकी दी कि भारत की आर्थिक सहायता बंद कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने भारत के विरुद्ध युद्धपोत राजनय का प्रयोग करते हुए 7वां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजकर भारत को प्रत्यक्षता धमकी दी। हिंद महासागर स्थित एक छोटा सा टापू डिएगो गार्सिया जो ब्रिटेन के अधिकार में था, जिसे बाद में अमेरिका ने खरीद लिया, पर 70 के दशक में अमेरिका ने अपना एक आधुनिक नौसैनिक अड्डा बनाने का निश्चय किया, जिसके चलते भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया और भारत अमेरिकी संबंधों में कटुता आ गई। सन 1974 में भारत ने जब पोखरण में आणविक परीक्षण किया तो अमेरिका में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। आगे बढ़ते हैं। मोरारजी देसाई ने सन 1978 में कैंप डेविड में हुए मिस्र इजराइल समझौते का स्वागत जरूर किया, किंतु साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक इजराइल अधिकृत अरब जमीन खाली नहीं करता पश्चिम एशिया में शांति स्थापित नहीं हो सकती। सन 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने अमेरिका के स्टार वार कार्यक्रम की कटु आलोचना की। तो 1984 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बन गए थे और उन्होंने अमेरिका के स्टार वार कार्यक्रम की आलोचना भी की थी। भारत चीन संबंध सुधारने में सन 1988 की राजीव गांधी की चीन यात्रा का खास महत्व है। उन्होंने चीन के साथ साहसिक दृष्टिकोण अपनाया और नए रिश्ते की शुरुआत की।
विज्ञान, तकनीकी, उड्डयन के क्षेत्र में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के समय अमेरिका ने अप्रैल 1991 में स्पेशल 301 के अंतर्गत भारत पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के समय भारत द्वारा प्रारंभ किए गए आर्थिक उदारीकरण के उपायों का अमेरिका ने स्वागत किया। भारत ने बदले परिप्रेक्ष्य में अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किए। अमेरिका के प्रिय रहे इजराइल के साथ भारत ने राजनीतिक संबंध स्थापित किए, लेकिन परमाणु अप्रसार संधि के मामले में भारत का रुख यथावत रहा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वह वर्तमान स्थिति में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, क्योंकि यह संधि समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं है और भारत ने हमेशा समानता का समर्थन किया है। और ये जो संधि थी, परमाणु अप्रसार संधि, इसमें ये समानता के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, तो भारत ने हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के समय जून 1997 में भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो ये आप याद रखिएगा, जब प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे उस समय जून 1997 में भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत ने मई 1998 में जब सफल परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। बाद में अमेरिका ने भारत के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंधों को आंशिक रूप से उठाने की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मार्च 2000 में भारत की यात्रा की, तो सितंबर 2000 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका यात्रा पर रहे। यहाँ पर दोनों देशों के बीच संबंध फिर मधुरता की ओर बढ़े। तो 1998 में जब सफल परमाणु परीक्षण किया गया तो अमेरिका ने क्या किया, कठोर आर्थिक प्रतिबंध भारत पर लगा दिए। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति 2000 में भारत की यात्रा पर आए और उसी वर्ष सितंबर में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी अमेरिका की यात्रा पर गए। तो फिर से दोनों देशों में मधुरता आ गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत अमेरिकी संबंधों में प्रगाढ़ता और नई सक्रियता आई। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश एवं भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच सन 2005 एवं सन 2006 में संपन्न परमाणु सहयोग समझौते को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस ने पारित किया, जिससे हेनरी हाइड कानून 2006 अस्तित्व में आया। अमेरिका अपने नए इस कानून के अंतर्गत भारत को असैनिक उद्देश्यों के लिए परमाणु सहायता उपलब्ध कराने के लिए द्विपक्षीय समझौता 123 यानी 123 एग्रीमेंट संपन्न करेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और आतंकवाद से लड़ने में सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। सन 2017 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आतंकवाद, रक्षा और व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भारत और अमेरिका निसंदेह हर क्षेत्र में काफी करीब आ रहे हैं, लेकिन एनपीटी, सीटीबीटी, जिस पर भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसकी अपेक्षा अमेरिका को है, तथा विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत व अमेरिका के हित मेल नहीं खाते और सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान करने के प्रश्न पर अमेरिकी चुप्पी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों में मतभेद चल रहे हैं। यानी सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता चाहिए, लेकिन अमेरिका इस पर चुप्पी साध लेता है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हमेशा ही देशों के बीच बने रहते हैं जिन पर मतभेद होते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है भारत सोवियत संघ यानी रूस के साथ संबंध। लिखा है सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। सन 1992 से सन 1991 तक इसका आधिकारिक नाम सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ रहा। इस देश को व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टालिन, निकिता खुश्चेव, लियोनिद
ब्रेजनेव और मिखाइल गोर्बाचेव जैसा योग्य नेतृत्व मिला। शीत युद्ध के दौर में भारत और सोवियत संघ के संबंध हमेशा मधुर रहे। 9 अगस्त 1971 को भारत ने शांति, मैत्री और सहयोग के लिए भारत सोवियत संघ पर 20 साल के लिए हस्ताक्षर किए। तो ये आप याद रखिएगा, इसके बारे में पहले भी आपको बताया है। इस संधि में यह प्रावधान था कि किसी देश में सैनिक खतरे के उपस्थित होने पर तत्काल ही आपसी सलाह मशवरा तथा यथोचित जवाबी कार्रवाई के लिए सहयोग किया जाएगा। तो 20 साल के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। सोवियत संघ ने परंपरागत मैत्री के मद्देनजर सन 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने विरोध करने में बहुत संयम से काम लिया। आगे बढ़ते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने गिलास्नोस्त और पेरेस्त्रोइका के सिद्धांत लागू किए। प्रतिफल यह हुआ कि 26 सितंबर 1991 को सोवियत संघ का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका सबसे बड़ा गणराज्य रूस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अवतरित हुआ। क्योंकि सोवियत संघ के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध थे, अतः दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए भारत और रूस के बीच घनिष्ठ सहयोग आवश्यक था। जनवरी 1993 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने भारत की यात्रा की। कब की? 1993 में। इस समय भारत और रूस के मध्य कई मुद्दे बकाया थे जिनका हल निकला, जिनमें रुपए रूबल विनिमय दर और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजनों की आपूर्ति प्रमुख है। येल्त्सिन ने भारत को यह आश्वासन दिया कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने संबंधी प्रस्ताव सामने आने पर उसके पक्ष में वोट देंगे। कश्मीर मुद्दे पर रूसी मत हमेशा यही रहा है कि उनका देश इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच से उछालने के खिलाफ है। भारत ने अत्यंत विकसित किस्म के सुखोई 30 MKI युद्धक विमानों की खरीद के विषय में रूस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। कारगिल मसले पर रूस द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी दी गई कि वह घुसपैठियों को वापस बुला ले, यानी कि रूस ने भारत का पक्ष किया। यहाँ पर आप एक फोटो देख सकते हैं। राजीव गांधी हैं, सोनिया गांधी जी हैं और मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान रूसी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ने भी विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सशक्त और न्यायोचित दावेदारी के प्रति रूस के समर्थन की पुनः पुष्टि की। रूस ने भारत के तारापुर संयंत्र हेतु यूरेनियम की आपूर्ति पर सहमति व्यक्त की। भारत में कोडनकुलम में 4 रिएक्टर बनाने के बारे में रूस से समझौता कर दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की दीर्घकालिक भागीदारी की ओर कदम बढ़ाए। शीत युद्ध के जमाने में तत्कालीन सोवियत संघ हमारा सबसे विश्वस्त मित्र हुआ करता था, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के साथ हमारे रिश्तों में थोड़ा ठंडापन आया। यानी जो सोवियत संघ था ये भारत का सबसे अच्छा मित्र था, लेकिन सोवियत संघ खंडित हो गया और रूस के साथ रिश्तों में थोड़ा सा ठंडापन यानी थोड़ी सी मंदता आई। लेकिन बाद में रिश्ते आपस में प्रगाढ़ता की ओर बढ़ते गए। भारत और रूस एक दूसरे को समझने लगे। दोनों देशों के बीच संबंधों में रक्षा का स्थान सबसे ऊपर है। जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, आतंकवाद, सुरक्षा परिषद का विस्तार आदि मुद्दों पर दोनों के मध्य समान दृष्टिकोण पाया जाता है। तो लेसन आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसके साथ ही आज क्लास 12th की बुक भी समाप्त होती है और मेरा प्रॉमिस भी पूरा होता है। मैंने कहा था 6 से 12 तक मैं कंप्लीट करवा दूंगी। बीच में मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवानी थी, तो इसको मैंने बीच में रोक दिया था, क्योंकि 6 से 10th तक मैंने कंप्लीट किताबें पढ़ा दी थी, तो फिर उनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी थे, इसलिए मैंने प्रैक्टिस करवाई बीच में। फिर मैंने इन किताबों की शुरुआत फिर से की और अपना प्रॉमिस मैंने पूरा किया। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
मुझे मोटिवेशन मिलता है, कुछ लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आती हूँ। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों का कोई भी नुकसान ना हो, मैं उनकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकूँ उनके एग्ज़ाम में, इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आती हूँ। आप लोग देखते हैं कितना बड़ा-बड़ा वीडियो है, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार वीडियो लेकर आती रहूं ताकि आप लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। बाकी और तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें आप बहुविकल्पी प्रश्न देख सकते हैं और 1-2 प्रश्न नहीं हैं, बल्कि कई प्रश्न दिए गए हैं, लगभग 22-23 प्रश्न हैं बहुविकल्पी। तो आप लोग इनके उत्तर कमेंट में बताइएगा, देख लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतने प्रश्न देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 प्रश्न हैं। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं 6वें प्रश्न से। 6वां प्रश्न है, पुर्तगाली अत्याचारों से मुक्ति दिलवाकर गोवा को भारत में कब शामिल किया गया? आगे बढ़ते हैं। भारत भूटान संधि कब हुई? भारत भूटान संधि कब हुई? अभी आपको बताया ही था। और ये प्रश्न देख लीजिए। ये प्रश्न देख लीजिए। ऐसा कीजिएगा, इन सभी किताबों को मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी। जितनी भी किताबें हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक जितनी भी किताबें मैंने पढ़ाई हैं, इन सभी को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सभी किताबें मिल जाएंगी। और ये जो प्रश्न हैं, अब इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो तो नहीं आएगा, ये लास्ट वीडियो है, तो इन सभी प्रश्नों को मैं प्रैक्टिस में शामिल कर लूंगी और इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बता दूंगी। और बाकी आपको कोई भी समस्या हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कीजिए और वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस तरीके से मैं यूट्यूब पर सभी के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, उसी तरीके से इंस्टाग्राम पर भी यदि कोई मैसेज करता है तो मैं उसका मैसेज जरूर पढ़ती हूँ और उसको रिप्लाई भी जरूर देती हूँ। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और कोई भी समस्या हो आपके एग्जाम से संबंधित, आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज आज यहीं पर समाप्त होती है। कुल 45 वीडियो हैं। वीडियो तो ज़्यादा है क्योंकि कई लेसन ऐसे हैं जिन्हें मैंने पार्ट में कंप्लीट करवाया है। तो ये सभी वीडियो जिसने भी देख लिए, उसका लेवल 1 में जो 100 अंक का पार्ट है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, वो उसका कंप्लीट होता है। और लेवल 2 में यही वाला जो पार्ट है, ये पूछा जाने वाला है 80 नंबर का, यानी 80 नंबर का। तो उसका ये 80 नंबर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। क्योंकि यदि आप शुरुआत से वीडियो देखते हैं और अपना सिलेबस उठाकर देखते हैं तो आपको वही टॉपिक मिलेंगे जो इन किताबों में पढ़ाए गए हैं। क्लास 6 से मैंने शुरुआत की थी और आप एक एक चैप्टर देखिएगा, आपके सिलेबस से मैच होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।